श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र मंदिर में प्रसाद खाने वालों को और जैन साधुओं को जेल में ठूसेगा, इस विषय पर का आज का व्याख्यान है। ये कानून कैसे बना? ये कानून क्या धर्म विरोधी है? ये कानून क्या केवल हिंदुओं के खिलाफ है? इस कानून के खिलाफ कुछ लोग क्यों प्रचार करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं। मित्रों, महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून ये 2013 में बना। पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में इस विषय पर व्याख्यान दिए गए हैं। ये जो कानून बना है उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए व्याख्यान जो दिए गए, उसमें से कुछ व्याख्यान मराठी में अपलोड है और मेरे YouTube चैनल पर भी एक पूरा 3 घंटे का व्याख्यान अपलोडेड है, लेकिन वो मराठी में है। रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित, ये जब सीडी सुनी गई तो उसके बाद में इस विषय के बारे में अभी भी लोगों के मन में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये ध्यान में आया। गलत जानकारी दी जा रही है। YouTube पर ये सब इस ढंग की कई सीडीज जिंदा है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, और इस कारण लोगों के सामने अच्छे ढंग से ये बातें अगर पहुंचानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये विषय बहुत विस्तार से लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में आया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र का ये कानून है, महाराष्ट्र में मराठी में सब लोगों को बात समझ में आती है, मराठी में ऑलरेडी उपलब्ध है, ये बात काफ़ी है। लेकिन जब इस कानून के खिलाफ कुछ बातें पूरे हिंदी बेल्ट में जा रही है, हिंदी जानने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना है, तब इस कानून की सही जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज और कल ये विषय हम ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा कानून जिसको कहते हैं, अंधश्रद्धा विरोधी कानून जिसको कहते हैं, सही नाम उसका महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून, ये कानून केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम की वजह से बना है। 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू हुआ। ये पूरे दुनिया में पहला ऐसा संगठन है कि जो कहते आया कि हमारा धर्म और भगवान के खिलाफ हम नहीं हैं, हमारा काम उनके खिलाफ नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर आम इंसान को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट है। इस ढंग से एक मोटो लेकर, एक बात लेकर ये मूवमेंट चलाई गई। गए 38 सालों से ये संगठन 38 सालों से ये संगठन काम कर रहा है, ये मूवमेंट काम कर रही है। हालांकि हम शुरुआत के ही दिनों से कहते आए हैं, डे 1 से कहते आए हैं कि महाराष्ट्र में जो एक वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, इन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। ये जो संत परंपरा की मूवमेंट है, वारकरी संप्रदाय की मूवमेंट कर इसको जाना जाता है। इसमें संत एकनाथ है, संत तुकाराम है, संत चोखोबा है, और अभी अभी 20वीं शताब्दी में हुए संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे महाराज, इन तक ये परंपरा चलते आई है। महाराष्ट्र में इन संतों ने 2 बहुत बड़े काम किए। एक तो चातुर वर्ण के कारण जो हमारे समाज में एक दरार निर्माण हुई थी, निचली जाति के लोगों को कोई सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी। ये वारकरी संप्रदाय के मूवमेंट ने उन्होंने भगवान के समीप लाकर उनमें एक आत्मविश्वास जगाया। आम इंसान को भी प्रतिष्ठा होती है, ये भान पूरे समाज में निर्माण किया।
यानी शूद्रों को भी आत्मसम्मान दिलवाया। और दूसरी बहुत महत्व की बात, लोगों में जो अंधविश्वास है उनको कम करने का भी बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। तो ये वारकरी संप्रदाय की पूरी मूवमेंट मूलतः एक अंधश्रद्धा निर्मूलन की मूवमेंट रही है। और इसलिए हम देवन से कहते आए हैं कि ये जो मूवमेंट है महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की, इसका ही एक्सटेंशन कर कर हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जरिए काम कर रहे हैं। और हमारे हर व्याख्यान में इन संतों का काम हम लोगों के सामने रखते आए हैं। ये संतों के जो वचन है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन दर्शाते हैं या फिर उनका इस ढंग से लोक शिक्षण करते हैं, वे अभंग, वे ओवी लोगों के सामने हम रखते आए हैं और इस ढंग से गए 38 सालों से काम करते आए हैं। लेकिन हमने शुरुआत से ही तय किया था कि जिन काम कर रहे हैं, जो आम इंसान को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं भगवान और धर्म के नाम पर, चाहे बाबा हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे कोई ज्योतिषी हो, चाहे किसी के शरीर में भगवान आता है या देवी आते हैं ऐसा दावा करने वाले लोग हो, इन सब लोगों का नाम लेकर बोलेंगे। अब ये मूवमेंट शुरू करने के पहले एक वक्ता कर कर मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश था, एक लेखक कर कर और पत्रकार कर कर ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो जैसे ही इस विषय पर के व्याख्यान जाहिर होते थे, और मैं फुल टाइम काम कर रहा था 1982 दिसंबर से, तो नेचुरली दिन में 2 से 3 व्याख्यान लेता था। तो व्याख्यान डिक्लेयर होने के बाद में बड़ी तादाद में लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते थे। हमारा हर व्याख्यान चमत्कार प्रात्यक्षिक के साथ होता था, क्योंकि जहां से नागपुर से ये मूवमेंट मैंने शुरू की, ये नागपुर विदर्भ का केंद्र है, विदर्भ की राजधानी है। ये विदर्भ के अब के 11 जिलों में कम से कम 200 तो भी चमत्कार करने वाले बाबा थे, और उनमें पूरे देश के 3-4 प्रांतों में जिसको लोग बहुत मानते हैं, ऐसा गुलाब बाबा जैसा बाबा भी विदर्भ का था, जो हवा में हाथ घुमाकर कभी कभी खड़ी शक्कर निर्माण करता था, कभी गुलाब का फूल निर्माण करता था, जिसके गाड़ी में कभी डीजल या पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं होती। इस ढंग की अफवाहें थी कि वो किसी भक्त को कहता था कि जाओ एक बादली पानी लेके आओ, और जब पानी आता तो बकेट भर पानी में वो केवल उंगली डुबाता, और उसने उंगली डुबाने के बाद में उसका रूपांतरण डीजल में हो जाता है, ऐसी मान्यता थी। ऐसे कम से कम चमत्कार करने वाले 200 बाबा तो भी इस एरिया में होने के कारण हम हर व्याख्यान में चमत्कार कर कर बताते थे, उन चमत्कारों को एक्सपोज करते थे, ये कैसे किए जाते हैं, लोगों का प्रबोधन करते थे, और उनके साथ में इन बाबा का नाम लेकर बोलते थे। तो शुरुआत के दिनों से ही बड़े पैमाने पर ये बाबा के भक्त थे, हजारों लाखों भक्त थे। वे खड़े हो जाते थे, उनको भड़काया जाता था, कई बार गुंडे भेजे जाते थे। तो करीबन हर व्याख्यान के समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार होती थी। अब मैं तो बहुत कानून अमल में लाने वाला व्यक्ति हूं, कोई भी गैर कानूनी काम अपने जीवन में करना नहीं चाहता हूं। इसलिए उन दिनों में अगर कोई कार्यक्रम हॉल में है, स्कूल के हॉल में है, कॉलेज के हॉल में है, या फिर किसी एक हॉल में है, सांस्कृतिक हॉल में है, तो वहां पुलिस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन अगर खुले मैदान में अगर कार्यक्रम है तो उसकी पुलिस परमिशन लेना तो बहुत आवश्यक रहता था। तो पहले से ही बहुत पहले तारीख दी जाती थी, बहुत पहले से पुलिस परमिशन ली जाती थी, उसी के बाद में वो हॉल यानी वो मैदान बुक किया जाता था, वहां व्यवस्था की जाती थी, और रोज एक कम से कम खुला व्याख्यान रहता था। वहां पर जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार होती तो पुलिस के सामने बड़ा प्रेशर आ जाता। पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा धार्मिक चीजों के बारे में बहुत संवेदनशील होता है, उन चीजों को बहुत डरता भी है, और इसलिए उनके सामने सवाल खड़ा होता था कि क्या किया जाए, कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए। एक तरफ मैं कभी कानून नहीं तोड़ता हूं, कानून का बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से पालन करता हूं, इसलिए मुझ पर कोई एक्शन भी लेना संभव नहीं था। दूसरी ओर एक पॉलिटिकल अच्छा बैकग्राउंड था, मेरा खुद का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। तीसरी बात, मैं पत्रकार था। 1983 से शुरुआत से ही लोकमत जैसे
एक डेली से जुड़ चुका था। तो जो व्यक्ति एक पत्रकार है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है, कभी कानून नहीं तोड़ता है, तो उसको कैसे रोका जाए? यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुलिस के सामने होता था। अब पुलिस के सामने दो ही पर्याय है। वातावरण में अगर इस ढंग से लोग बहुत खिलाफ खड़े होने का अंदेशा है, लोग बड़े पैमाने पर पुलिस के तरफ बार बार आकर तकरार कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ये हमारे बाबा को, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, उस बाबा के बारे में बोलने वाला है व्यक्ति, उनको बदनाम करने वाला है, तो पुलिस के सामने बड़ी दिक्कतें खड़े हो जाती। ना ही वो कार्यक्रम को बंद कर सकते थे, इसलिए पुलिस अधिकारी खुद वहां हाजिर रहते थे और इसके एक बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिले। पुलिस अधिकारी धीरे धीरे कन्विंस होते गए, मुझसे कहने लगे कि मानव साहब, आप केवल आर्टिकल लिखकर इनको एक्सपोज करते हो, भाषण के जरिए एक्सपोज करते हो, कभी कभी खुद जाकर एक्सपोज करते हो और बाद में इन लोगों को छोड़ देते हो। इन लोगों के लिए आप कानून का उपयोग क्यों नहीं करते हो? बोला, कहाँ कानून के झंझट में गिरेंगे, रात दिन मैं घूमते रहता हूँ। वैसे तो शुरुआत में मैं अकेला था, करीबन मेरे कुछ मित्र मुझे मदद करते थे, लेकिन संगठन में कार्यकर्ता नाम की कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे। ऐसे स्थिति में मैं कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊंगा? कहाँ वो कानून के और फिर वो केसेस शुरू हो जाएगी, वहाँ हाजिर रहना पड़ेगा, ये सब झंझट कौन करेगा? धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों ने ही कानून लगाना शुरू कर दिया। वहाँ के कोई स्थानीय के खादे जिसकी इस काम के प्रति सहानुभूति है, उसको हम पकड़ लेते, उसके जरिए केस दायर करते, पुलिस खुद इंटरेस्ट लेती। 420 है आईपीसी का, जो भी पॉसिबल है उन कलमों का उपयोग किया जाता और धीरे धीरे पुलिस के जरिए ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता गया। 1985 में एक बोलका पत्थर वाला मधुसूदन पटवर्धन नाम का एक आदमी था। वो 20 रुपए में उसका एक पत्थर बेचता था और ये पत्थर लेने के बाद में अगर वो पत्थर का उपयोग करते हैं, अपने जेब में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, वो ग्रह के अनुसार पत्थर दिया जाता था, तो ये पत्थर के जरिए जीवन की हर समस्या छूटती है, ऐसा वो दावा करता था। केवल एक एक पूरा पेज का पेज एडवर्टाइज करता था और बहुत बड़े पैमाने पर उसके जरिए सभी डेलीज को रेवेन्यू प्राप्त होता था। तो उसको मैंने आह्वान किया था कि तू नागपुर में आकर बता, क्योंकि नासिक में उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इतना बड़ा आंदोलन करने के बावजूद वहां के पेपर्स में कुछ छप कर नहीं आया। पेपर्स के सामने भी दिक्कत थी कि जिसकी रोज 1 पेज एडवर्टाइजमेंट हम छाप रहे हैं, उसके खिलाफ कैसे कुछ छापे। तो मैंने कहा था कि नागपुर में तू आ, नागपुर के पेपर्स ऐसे नहीं है, तुझे सबक मिलेगा। और वो नागपुर में आया, जाहिरात करने लग गया, अपने 20 रुपए वाले पत्थर बेचने लगे। हमने वही पत्थर खंबायत से मंगाए, हमें कुछ तो भी 10-15 पैसे में एक पत्थर इस ढंग से वो हमको, यानी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हम 20 पैसे में वो पत्थर उसके सामने बेचने लग गए। अब उसका काफी असर तो हुआ, लेकिन लोग भी होशियार, क्योंकि उसने उस पर 420 का कलम लागू ना हो, इसलिए उसने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक बात रखी थी कि अगर आपको इसका फायदा नहीं मिला तो आप 20 रुपए वापिस ले जा सकते हो, पत्थर वापिस कर कर। तो लोग क्या करते थे, उसके दुकान से 20 रुपए का पत्थर ग्रह के अनुसार लेते थे, उसी ढंग का पत्थर हमारे पास से 20 पैसे में लेते थे। ये 20 पैसे वाला पत्थर उसको वापिस करते थे और उसका जो 20 रुपए वाला पत्थर सेम दिखने वाला है वो अपने जेब में रखते थे। हमने पूछा तो वह कहने लग गए कि सर उसका धंधा भी बैठ गया, 20 रुपए के पत्थर उसको वापस करने पड़ रहे। अगर इस पत्थर का कुछ फायदा होता है, इस पत्थर में कोई विशेषता है, उसने कोई मंत्र तंत्र उस पर किया होगा, तो उसका फायदा भी हमको मिलेगा, हमारा भी फायदा है और आपके भी मूवमेंट का, क्योंकि उसका तो नुकसान हो ही रहा है। तो हमारे ध्यान में आया कि इस ढंग से तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कानून हो सकता है इसके बारे में मेरे जो मित्र थे, सुबोध धर्माधिकारी, मैं कभी लॉ का स्टूडेंट था, तब वे भी लॉ के स्टूडेंट थे, हम मित्र थे।
तो उनके पीछे मैं लग गया कि ऐसा कोई तो भी कानून ढूंढो कि जिसके अंदर इसको अंदर किया जा सके। उनके काफ़ी एलएलएम के स्टूडेंट थे उनके पास काम करने वाले, उन सबको उन्होंने भिड़ा दिया। एक देव नाम के स्टूडेंट को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 मिल गया, और ये एक्ट हमने वहां के डीसीपी थे कामले साहब, उनको समझाया, पुलिस अधिकारी थे और वो लॉ ग्रेजुएट भी थे, और उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में ये कानून का उपयोग किया और ये मधुसूदन पटवर्धन जो बोलका पत्थर वाला था उसको अंदर किया। तो 1985-1986 से ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट इसको कहा जाता है, 1954 इसका उपयोग भी हम करने लग गए। अभी महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस डालने के बाद में जब वो केसेस निर्णय की स्थिति पर आए तो काफ़ी केसेस में लोग छूटने लग गए, या फिर किसी केस में 5 साल केस चल रही है, पुलिस भी बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे रही है, हम भी बहुत उसमें समय डाल रहे हैं, इसके बावजूद केस का निर्णय आता है 100 रुपए दंड है। अब 100 रुपए अगर किसी को दिया जाता है जुर्माना, तो वो जुर्माना उसको जुर्माना ही नहीं लगता है, वो तो बिल्कुल विजयी मुद्रा से हमारे सामने से निकल जाता था, जैसे कुछ कोर्ट ने उसको छोड़ दिया है। या फिर कुछ केसेस में 420 कलम लागू ही नहीं होता, इस ढंग के निर्णय आने लग गए। तो पुलिस अधिकारी और मेरी ये बातचीत हो रही थी कि भाई इसमें ये जो आज के आईपीसी के कलम है, जो कानून है, वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कोई तो भी खास अलग से कानून चाहिए। उन्हीं दिनों में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को मैंने अपने संगठन में बुलाया था। अभी पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा आढाव ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, हम सभी से बुजुर्ग है, हम सभी लोग उनको मानते हैं। वो हमेशा मेरे साथ में बातचीत करते वक्त कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी लेते थे। मैंने जब कहा कि 3-4 प्रांतों में काम शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी मैं बार बार जाता हूँ, गुजरात में जाता हूँ, गोवा में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश भी जाकर आया हूँ, और वहाँ काम खड़ा करना बहुत कठिन है, उस तुलना में महाराष्ट्र में थोड़ा आसान है। अब मेरे साथ तो काफ़ी कार्यकर्ता तब तक जुड़ गए थे, ये बात थी 1986 की, मेरे साथ काफ़ी कार्यकर्ता जुड़ गए थे, लेकिन ये कार्यकर्ता सभी कॉलेज स्टूडेंट थे, नए नए थे। ये जो नए नए लोग थे इनको तो बड़े पैमाने पर नाम नहीं था, तो मैंने उससे इतना ही कहा कि पूरे महाराष्ट्र में अगर ये काम खड़ा करना है तो कुछ लोग जुड़ने चाहिए कि जिनको लोग पहचानते हैं। जैसे मैंने अभी महाराष्ट्र का स्वतंत्र संगठन खड़ा किया है, महाराष्ट्र की बॉडी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तैयार की, तो मुकुंदराव किर्लोस्कर जो किर्लोस्कर प्रेस के संपादक है, जिनके हाथ के नीचे मैंने काम किया है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मान लिया कि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग मैं चाहता हूं कि जो जुड़ जाए इस काम में। तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हैं, उनको आप इस काम में बुला सकते हो। मैं उनको पहचानता नहीं था, इसलिए पूछा कि कौन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। तब उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे यूक्रान के जो साथी है, डॉक्टर कुमार सप्तर्षि है, डॉक्टर अनिल अवचट है, जो बहुत बड़े महाराष्ट्र के साहित्यिक भी है, डॉक्टर रत्नाकर महाजन हैं, डॉक्टर अरुण लिमय हैं, ये सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। डॉक्टर अरुण लिमय के साथ में तो मैंने पुणे में काफ़ी 2-3 साल तक काम भी किया था। तो इन सब मित्रों के साथ में यूक्रान में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर भी थे। तो मुझे लगा कि मेरे ही मित्रों के मित्र है, इसलिए मैं और डॉक्टर रूपा कुलकर्णी उनसे मिलने गए, उनको मेरे संगठन में आने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन वो उन दिनों में बहुत बिजी थे। वो 87 में मेरे संगठन में दाखिल हुए, 2 साल तक मेरे साथ काम करते रहे। उन दिनों में ही कानून के लिए हमने बैठकें ली। पूना के लॉ कॉलेज के जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, सत्यरंजन साठे, उनकी अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, बाद में और एक बैठक हुई और कानून के बारे में उसकी चर्चा हुई। 89 के बाद, 89 के आखिरी में और 90 के शुरुआत में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को ऐसा लगा कि उन्होंने स्वतंत्र काम करना चाहिए, इसलिए वो मेरे संगठन से बाहर हो गए।
तब मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि नाम एक मत रखिए, क्योंकि तब तक हमने हजारों तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं को एक्सपोज किया था, गांव गांव एक्सपोज किया था। और मैं उनसे कहता था कि इस ढंग से एक्सपोजर और बाकी चीजें, ये जो हम काम करते हैं उस ढंग से आप काम नहीं करते हो, आपका काम करने का तरीका बहुत अलग है। इसलिए आपको भी हमारे काम के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपके काम के परिणाम मुझे भुगतने पड़ेंगे, मेरे संगठन को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपको इसी क्षेत्र में काम करना है, अलग से काम करना है, तो अलग नाम लीजिए। लेकिन तब तक महाराष्ट्र के करीबन 21 जिलों में, तब 26 जिले थे, 21 जिलों में ये काम एस्टेब्लिश हो चुका था। बहुत नाम हुआ था इस संगठन का। शायद इसलिए या और कई कारणों से उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसा ही इस संगठन का नाम रखा। अब हमेशा पॉलिटिक्स के पार्टीज जो होती है पॉलिटिक्स की, उसमें दो धड़े हो जाते हैं, आपस में जमती नहीं है। ऐसी बात सामाजिक क्षेत्र में हो, ये तो सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक ही नाम के दो संगठन महाराष्ट्र में चलते रहे। अब क्या पॉसिबल है, कम से कम उनके काम में मैं हस्तक्षेप ना करूं, मेरे काम में वो हस्तक्षेप ना करे, ये देखा जाए। यहां तक मैंने अपनी ओर से बात सीमित कर दी। 90 से लेकर वो आगे तक अलग से काम करते गए। जो कानून के लिए हमने शुरुआत की थी वो उसको कंटिन्यू करते गए। सरकार के पास जाना और ये कानून आपने करना चाहिए ऐसा आग्रह रखना, और उनके साथ में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जाते थे। अब न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली मित्र थे। आचार्य दादा धर्माधिकारी जी के पुत्र थे, जिनको हम हमेशा गुरु मानते आए हैं। तो चंद्रशेखर जी धर्माधिकारी है, हाईकोर्ट के जज है, तो डेफिनेटली ये कानून अच्छा बनेगा ऐसा मैं मानता रहा, और मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे का एक कारण था कि हमारी जो 2 बैठकें हुई, उन बैठकों में मुझे ध्यान में आया था, या 2 मीटिंग्स में ध्यान में आया था कि दाभोलकर जी का कानून की तरफ देखने का नजरिया अलग है और मेरा नजरिया अलग है। तो सरकार के पास जाते वक्त अगर 2 अलग अलग नजरिए जाएंगे तो नेचुरली सरकार तो कुछ करेगी नहीं। इसलिए मैंने कभी सरकार के सामने, हालांकि कई मित्र मेरे वहाँ बड़े बड़े ओहदों पर थे, लेकिन मैंने कभी प्रयास नहीं किया। बाकी काम के लिए उनकी मदद लेता था, लेकिन कभी कानून के बारे में बातचीत करने के लिए मैंने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी वो प्रयास सक्सेस हो जाएगा तब देखेंगे, इस ढंग से मैं उसकी तरफ देखते रहा। जब मैंने बाद में ये सब फाइल्स देखी मंत्रालय में, तो 95 से लेकर 2004 तक ये सारे प्रयास डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी करते आए हैं। 2005 के मार्च अप्रैल में जो बजट अधिवेशन होता है महाराष्ट्र विधानसभा का, महाराष्ट्र असेंबली का, उस अधिवेशन में, विधानसभा में, असेंबली में यह कानून रखने का प्रयास किया गया। तब इसको अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कहा जाता था। चंद्रकांत जी हांडोरे तब सामाजिक न्याय मंत्री थे, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। चंद्रकांत जी हांडोरे सामाजिक न्याय मंत्री इस रिश्ते से खड़े हो गए कानून रखने के लिए। इसको बिल पुटअप करना कहते हैं, बिल को रखना, स्थापित करना ऐसा कहते हैं। अब जब भी बिल को रखना होता है, पुटअप करना होता है, तो नेचुरली सुबह में सभी एमएलएस के पास में इसकी कॉपियां चली जाती है बिल की। सभी एमएलएस के पास ये कॉपियां गई थी, लेकिन एमएलएस को वो पढ़ने के लिए समय नहीं मिला था। उस दिन सभागृह में शिवसेना के कोई भी आमदार एमएलएस हाजिर नहीं थे, क्योंकि वो राज्यपाल को मिलने गए थे। भाजपा के थे, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी, उनके भी एमएलएस थे, बाकी भी कुछ पार्टीज है उनके एमएलएस थे। और जैसे ही चंद्रकांत जी हांडोरे ये कानून रखने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बहुत कड़ा विरोध हुआ। इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ कि दूसरे दिन सभी पेपर्स में बड़े पैमाने पर छपकर आया।
जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो उसमें मैंने कई ऐसे मेरे मित्र देखे कि जो मुझे एमएलए होने के बावजूद मेरे काम में काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन ये कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये मेरे मित्र जो मुझे काम में मदद करते हैं वो कानून के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बिल की प्रति मंगवाई। तब मेरे संगठन के मेरे मित्र, मेरे सहकारी वहाँ मंत्रालय में पत्रकार कर कर काम करते थे, इसलिए इजीली मुझे कॉपी मिल गई। वो कॉपी मैंने बहुत विस्तार से पढ़ी और पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में आया कि इसमें ऐसी कई बातें हैं कि जो आगे चलकर टिक नहीं सकती है। ये नहीं होना चाहिए। इस कानून में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये कानून जिस ढंग से बनाया गया है उस ढंग से अगर वो सम्मत, यानी वो एक तो सम्मत हो ही नहीं सकता, अगर वो सम्मत भी हो गया तो अमल में लाना बड़ा मुश्किल जाएगा। और इसमें के कुछ प्रावधान ये सही माने में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दी गई है उसके खिलाफ जाती है, इसलिए वो टिकेगा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से कानून के बारे में सोचा था, बार बार नए नए जगह जाकर पुलिस को प्रवृत्त करना, कानून लगाइए, केसेस दाखिल कीजिए, इसलिए मुझे वो कानून की सब बारीकियां समझनी पड़ी थी। वो बार बार पुलिस को और पुलिस के पीपीस को यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझानी पड़ी थी, इसलिए काफ़ी बारीकियां मेरे ठीक ढंग से ध्यान में आ चुकी थी और शायद इसलिए मेरे ध्यान में आ गया। 19 मई 2005 को हम एक लड़ा अंधश्रद्धा निर्मूलनचा एक नाम का एक बाई वीकली शुरू कर रहे थे, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमने बुलाया ये सामाजिक न्याय मंत्री जो है चंद्रकांत जी हंडोरियन को। पहले तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस कार्यक्रम में हमने दूसरा ही विषय रखा था बोलने के लिए, लेकिन जब ये सब बातें सामने आई और उन्होंने मान्य किया कि मैं उस कार्यक्रम में आऊँगा, तो हमने अपना विषय चेंज कर दिया और कहा कि हम कानून के बारे में बोलेंगे। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं कानून के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। वे आए, आने के बाद में उनसे रहा नहीं गया और वो कानून के बारे में बोले, केवल मेरी प्रस्तावना के आधार पर। और उसके बाद में बहुत विस्तार से मैंने 1-1.25 घंटे में ये कानून में क्या त्रुटियां है, इसमें क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है, ये चेंजेस क्यों करने की आवश्यकता है, ये सब बातें बहुत विस्तार से रखी। अब वो तो बहुत मन से कानून करना चाहते थे, लेकिन पहली बार वो नए नए चुन के आए थे, नए नए मंत्री बने थे, और मंत्री बनने के बाद में पहली बार वो खड़े होते हैं बिल रखने के लिए, और सभी के सभी एमएलएज उन पर टूट पड़ते हैं, जिसमें राष्ट्रवादी के भी एमएलएज है, यानी सत्ता पक्ष के एमएलएज है, कांग्रेस के एमएलएज है और भाजपा के भी एमएलएज है। तो इसलिए वो वेव आउट चाहते थे, कहीं ना कहीं से मार्ग सुकर हो ताकि ये कानून बन सके, ऐसा वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने मंत्रालय में बैठक रखी और मुझे उस कानून के सभी जो भी उसमें बदलाव करने हैं उसमें सम्मिलित कर लिया। जब मंत्रालय में मीटिंग्स हुई तो धीरे धीरे वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे तरफ आ गई और करीबन हर एक से बात करने के लिए, उस कानून में करने के लिए, उसमें जो 2-3 मंत्रालय होते हैं एक दूसरे के साथ में संबंध प्रस्तावित करने का काम मैं करने लग गया। शुरुआत में जिन एमएलएस का इनको विरोध है उनके साथ में मैंने बातचीत करनी शुरू की, उनके ऑब्जेक्शंस क्या है, क्यों है, ये समझने की कोशिश की। करीबन 100 एमएलएस के साथ में मैंने बहुत विस्तार से बात की, वे क्या कहना चाहते हैं। जो नया स्वरूप कानून को मैं दे रहा था वो भी उनके सामने रखता था। मैक्सिमम एमएलएज नया कानून का स्वरूप रखने के बाद में एकदम खुश होते थे कि बहुत अच्छा कानून बन रहा है, इसको तो हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, विरोध करने का कोई कारण भी नहीं है। अंधविश्वास तो समाज से जाना ही चाहिए। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के जो जो प्रमुख लोग थे उनसे भी मैं मिला। बाला साहब ठाकरे जी से मिलने का तय हुआ था, उनसे मिलने के लिए मैं मातोश्री गया। उस दिन मैं उसी दिन राज ठाकरे जी अलग हो रहे थे, इसलिए बहुत अलग वातावरण था। बाला साहब ठाकरे जी मिलना नहीं चाहते थे, किसी से बात करना नहीं चाहते थे। पूरे महाराष्ट्र से कई
एमपीज आ चुके थे, कई एमएलएज आ चुके थे, वहाँ पर वो सब अलग वातावरण था। उस वातावरण में भी उद्धव जी से बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही राज ठाकरे का प्रॉब्लम हल होता है तो हम बात करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद, इमीडिएटली बाद में, नागपुर में विंटर अधिवेशन था, शीतकालीन अधिवेशन जिसको कहते हैं, और इस अधिवेशन में ये कानून पारित करने की बात थी और मेरे पास भी समय नहीं था। और फिर राज ठाकरे जी अलग हो गए, इस कारण पूरा वातावरण मातोश्री का बदल चुका था, इसलिए बातचीत आगे नहीं चल पाई। और वैसे ही नागपुर अधिवेशन में ये बात भी रखा गया, उस पर चर्चा हुई और 16 दिसंबर 2005 को ये बिल नागपुर अधिवेशन में असेंबली में सम्मत हुआ। ये जो बिल असेंबली में सम्मत हुआ, उसके पीछे 100 से ज्यादा आमदारों के साथ में, एमएलएस के साथ में जो बातचीत मैंने की थी, सभी पार्टी प्रमुख के साथ में बात किए थे। भाजपा के अध्यक्ष तब नितिन जी गडकरी थे, जो मेरे कॉलेज जीवन से मेरे मित्र थे, वो एबीवीपी का काम करते थे। मैं तरुण भारत में यूथ कॉलम चलाता था, इसलिए भी हमारे बहुत अच्छे संपर्क थे। कॉलेज जीवन में हम दोनों डिबेटर थे, इसलिए भी हमारे बहुत अच्छे संपर्क थे। और ये मैत्री का फायदा भी मुझे मिला, भाजपा से पूरी तरह से सपोर्ट प्राप्त हुआ। उनके जो भी सुझाव थे भाजपा की ओर से, वो सभी सुझाव इसमें ऑलरेडी अंतर्भूत किए गए थे, वो माने गए थे, और इसलिए ये बिल सम्मत हुआ। अब विधानसभा में जहां 288 एमएलए होते हैं, वहां ये बिल सम्मत होने के बाद में विधान परिषद में ये बिल का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। ये जो अपर हाउस होता है, जो महाराष्ट्र में जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, हालांकि मैं राज्यशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मुझे मालूम था कि एक बार अगर लोअर हाउस में, असेंबली में बिल सम्मत होता है कोई, तो वो नकारने का अधिकार अपर हाउस को नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा वो बिल वापस भेज सकते हैं, फिर से दोबारा भेजने के बाद में उनको सम्मत करना पड़ता है। ये मुझे मालूम होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल सम्मति हो गया, करीबन हो गया, क्योंकि अब केवल एक, जिसको हम कहते हैं कि एक केवल बात बची है, फॉर्मेलिटी बची है, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन वही काम अटक गया। जो लोग ये बिल आने देना नहीं चाहते थे, उनके ध्यान में नहीं आया था कि मैं चुपके चुपके से सभी से बात कर रहा हूं और इस कारण ये बात आगे बढ़ रही है। उनको लगता था कि पेपर में जो हमेशा बात होती है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की, क्योंकि वही बिल के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके खिलाफ बहुत कुछ करते थे। लेकिन उनके ध्यान में नहीं आया कि चुपके से मैंने कुछ काम किया है, और इसलिए ये बिल तो सम्मत हो गया। लेकिन अब वो सभी लोग जागरूक हो गए। बाबाओं के जो चेले हैं, उनके संगठन हैं, सनातन संस्था जैसे संगठन हैं, जो सभी अंधविश्वास को धर्म मानता है, सभी प्रकार के अंधविश्वास को धर्म मानने वाला यह संगठन, यानी उनके भक्तों में, यानी जो सनातन संस्था के साधक होते हैं, उन पर बार बार पाताल से हल्ले होते हैं, अलग अलग पाताल के शैतानों से हल्ला होता है, अटैक्स होते हैं, मंत्र तंत्र से वो दूर करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो सभी अंधविश्वास यानी धर्म है। तो ये सभी लोग बहुत खिलाफ थे इसके, और फिर उन्होंने अपना पूरा का पूरा वातावरण खराब करने का काम शुरू किया, जिसमें वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकारों को भड़काया गया। फिर यह बिल विधान परिषद में रखा गया, यानी अपर हाउस में रखा गया, और अपर हाउस में रखने के बाद में शिवसेना के तब के बहुत बड़े आमदार दिवाकर जी रावते, ये इस बिल पर बोलने के लिए खड़े हो गए। दिवाकर जी रावते जिसे मैं जब पहली बार मिलने गया था इस बिल के बारे में, तब उन्होंने मुझे पहला शब्द का उपयोग किया था मेरे सामने, मानव साहब आप क्या मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन की ये बातें समझा रहे हो? मैं तो प्रबोधनकार जी ठाकरे इनका चेला। बाद में मैं शिवसेना में आया, यानी शिवसेना ही बाद में बनी।
शिवसेना बनने के पहले से मैं प्रबोधनकार ठाकरे जी का चेला हूं, ये अंधविश्वास की बात है तो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसके खिलाफ काम करना ही हमारे जीवन का हिस्सा है। तब उन्होंने ये भी बात कही थी कि हमारे सभी निर्णय बाला साहब ठाकरे जी लेते हैं, इसलिए आपको बाला साहब ठाकरे जी से बात करनी होगी। तब मुझे लगा था कि दिवाकर जी रावते मन से अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, लेकिन यहां अभी शिवसेना की ओर से वो बोल रहे हैं। और इस कानून के बारे में बोलते वक्त उन्होंने इस ढंग से बात लोगों के सामने रखी, जैसा उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर कल जाकर हम घर में भगवान की पूजा करेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि आप भगवान की पूजा करते हो इसलिए आपका मानसिक नुकसान हुआ है, इसलिए आपको यह कानून लागू होता है, और सीधा 6 महीने जेल में ठूस देंगे। अगर कल जाकर हम पंढरपुर की यात्रा को जाएंगे और पंढरपुर की यात्रा पैदल करते हैं तो ये कहेंगे कि आपको शारीरिक तकलीफ हुई है, इसलिए सीधा सीधा जेल में ठूसेंगे। कल जाकर अगर हमने घर में सत्यनारायण किया और भज्जी को, यानी जो भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसको अगर कुछ दक्षिणा दिए तो ये कहेंगे आपका आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए जेल में ठूसेंगे। ये जब बातें कह रहे थे तब राष्ट्रवादी के आमदार गुरुनाथ कुलकर्णी, जो अब नहीं रहे, वो बार बार खड़े होकर कहते थे कि दिवाकर जी कहां लिखा है बताइए, तो आप बिल पर बात कर रहे हो लेकिन बिल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तब वे कहते थे ये बिल पर की चर्चा है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, जब आपका समय आएगा तब मेरी बातों को आप काटते रहिएगा, लेकिन आप मुझे बोलने के लिए रोक नहीं सकते थे। और इसी ढंग से वो बोलते गए, उनका बोलना कंटिन्यू रहा, चर्चा अधूरी रही। ही वॉज ऑन द लेग, ऐसा कहा जाता है जब चर्चा अधूरी रहती है, एक व्यक्ति बोलते रहते हैं और बीच में समापन हो जाता है अधिवेशन का या फिर उस दिन के कामकाज का, तो उसको ऑन द लेग कहा जाता है। तो दिवाकर जी रावते ऑन द लेग। अब जो वो बोले वो सभी का सभी न्यूज़पेपर्स में छप कर आया। क्या छप कर आया? दिवाकर जी रावते कहते हैं कि कल अगर हम घर में भगवान की पूजा करेंगे तो ये लोग हमको 6 महीने जेल में ठूसेंगे, सरकार ये जेल में 6 महीने ठूसेगी, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले ठूसेंगे। अगर हम पंढरपुर की यात्रा को पैदल जाते हैं, वारी जिसको कहते हैं, तो ये लोग हमको जेल में ठूसेंगे। घर में अगर कोई पूजा करेंगे और ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे तो ये लोग हमें जेल में ठूसेंगे। अब ये सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने छाप दिया। ये छापना गलत नहीं है, क्योंकि उस दिन दिवाकर जी रावते ऐसा बोले थे सभागृह में, और जो सभागृह में बोला जाता है वो छापा जा सकता है। लेकिन वहां गुरुनाथ कुलकर्णी बार बार खड़े होकर जो पूछ रहे थे कि भाई कहीं कानून में है ही नहीं तो आप कैसी बात कर रहे हो, ये बात कहीं भी छप कर नहीं आई। अब ये किस आधार पर वो कहते थे? मैंने एक छोटा सा किस्सा आपको मुझे सुनाना पड़ेगा। ये कानून के खिलाफ सबको भड़काया गया था। जैसे मैंने राजीव दीक्षित का नाम लेकर बोला है कि उन्होंने कहा था कि ये कानून की सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है वो जैन साधुओं पर पड़ने वाली है, क्योंकि जैन साधु भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, कोई निजी चीज नहीं होती है, इसलिए उनको भिक्षा ही मांगनी होती है। और इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि भिक्षा मांगी तो जेल में ठूसेंगे, तो इसलिए सभी जैन साधुओं को जेल में ठूसा जाएगा। अब इस कारण बोलिए, बाकी लोगों ने भड़काया इसलिए बोलिए। मंगल प्रसाद जी लोढ़ा, जो जैनों के प्रतिनिधि माने जाते हैं सरकार में बड़े पैमाने पर, तब वो विधान परिषद के एमएलए थे, वे एक जैन साधुओं का शिष्टमंडल लेकर मुख्यमंत्री के पास आए और उन्होंने इस कानून को बड़े पैमाने पर अपना विरोध प्रकट किया साधुओं के साथ में। तब विलासराव जी देशमुख ने कहा, जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कि आप श्याम मानव जी से बात कीजिए, बाजू में हैं,
वो आपको सभी बातों ये जानकारी समझा देंगे। आप जो कह रहे हो उसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसी कोई भी बात कानून में नहीं है। तब ये मंगल प्रसाद जी लोढ़ा मुझसे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके मन में इतना भरा गया था कि ये श्याम मानो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, इसी की सब ये है, इसी ने सब गड़बड़ी की है, वगैरह वगैरह, कुछ तो भी उनके मन में बहुत कुछ था। फिर भी विलासराव जी ने उनको बार बार समझाया कि आप उनसे बात कीजिए, बहुत सभ्य आदमी हैं, आपसे प्यार से बात करेंगे, और मैं हूं ना यहीं पर। और फिर उन्होंने हमारे सामाजिक न्याय मंत्री साथ में जोड़ दिए। सामाजिक न्याय मंत्री ने भी उनको समझाया, दोनों एमएलए होने के कारण एक दूसरे को बहुत अच्छे पहचानते थे। उनको समझाया कि आप मानव जी से बात कीजिए, मेरे सामने कीजिए, मैं तो आपके साथ बैठता हूं। और फिर मैंने बहुत विस्तार से उन साधुओं को और मंगल प्रसाद जी लोढ़ा जी को वो कानून की सभी बारीकियां उनके सामने रखी, समझाई। वे इतने खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा कानून बना है, यह कानून की आवश्यकता है। अंधविश्वास का कौन समर्थन करता है? किसी की जान जाए, किसी का शोषण हो, कोई नहीं चाहता है। और इसमें तो धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों में गलतफहमियां हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि ऐसी 4 लाइनें डाल दीजिए कि धर्म की कोई अच्छी चीज को दूर करने का काम, या फिर धर्म की किसी अच्छी चीज को यह कानून लागू नहीं होगा। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, क्योंकि अभी आखिरी की स्टेज है, अभी उन्हीं को फिर से साइन करना पड़ेगा, इसलिए उनसे बात कर लीजिए। वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने बोला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर कर डालिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, कर देंगे। फिर मैंने शब्दांकन तैयार किया कि जैसी शब्दांकन का स्वरूप इस ढंग का था, अगर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान न करने वाली कोई धार्मिक रूढ़ी परंपरा है तो वो इस कानून के तहत नहीं आती है। आर्थिक, मानसिक नुकसान न करने वाली कोई भी रूढ़ी परंपरा इस कानून के तहत नहीं आती है। बस हो गया। सामाजिक न्याय विभाग ने उसमें थोड़ा अपना कानूनी तरीके से उसको थोड़ी पेचीदा बनाई, लेकिन उसका मतलब यही था, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक नुकसान न करने वाली कोई भी रूढ़ी परंपरा इस कानून में नहीं आती। यही उसका मतलब था। कानून का पहला नियम होता है कि उसका उल्टा अर्थ निकाला नहीं जाता है, उसका उल्टा अर्थ लागू नहीं होता है। यह कानून में शुरुआती स्तर में सिखाया जाता है। और ये दिवाकर जी रावते जैसे इतने बड़े व्यक्ति को मालूम नहीं होगा, यह सब बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब जिससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होता है, उन सभी कानून को उन सभी रूढ़ी परंपरा को ये कानून लागू होता है, ऐसा मतलब कोई निकाल ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब निकाल दिया उसका, और ये बात लोगों के सामने रखी। तो अब लोगों के सामने क्या आया बड़े पैमाने पर कि दिवाकर जी रावते कहते हैं, और वो बड़े बड़े पेपर्स में छप के आया, जैसे महाराष्ट्र के सबसे बड़े पेपर्स है, लोक सत्ता है, महाराष्ट्र टाइम्स है, लोकमत है, सकाळ है, इन सभी पेपर्स में छप के आया। अब ये जो लोग कानून के खिलाफ थे, वो ये पेपर्स लेकर गांव गांव घूमते थे, लोगों को समझाते थे कि ऐसा कानून आने वाला है। उसके बाद में चर्चा रुक गई वहीं पर, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ी। और ये चर्चा होती भी तो इतने बड़े पैमाने पर ये सब छपके नहीं आता, और छपके आता तो वो लोग सबको बताते नहीं घूमते। अब महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय है, और उसके बारे में लोगों के मन में बहुत प्रेम भी है। अब मैं भी खुद वारकरी संप्रदाय के घर का हूं, फैमिली का हूं। मेरे घर में 3 पीढ़ियों से पंढरपुर की बारी चलते आई हैं। मुझे भी अगर कोई कहता कि भाई ऐसा कोई कानून बन रहा है कि अगर आप पंढरपुर के वारी के लिए पैदल जा रहे हो तो आपको जेल में ठूसा जाएगा, तो उसके खिलाफ खड़ा होने वाला मैं ही रहता। तो नेचुरली वारकरी संप्रदाय में इस कारण बड़े पैमाने पर असंतोष निर्माण हुआ, क्योंकि उनको सब झूठी बातें उनके पास पहुंचाई गई थी, जो कानून में कहीं था ही नहीं, ऐसा कानून हो भी नहीं सकता था।
केवल कोई भी धार्मिक अच्छी चीज के इस कानून में आती नहीं। ये कहने के लिए जो 4 वाक्य उसमें लगाए गए थे, रखे गए थे, जोड़े गए थे, उन वाक्यों का गलत मतलब निकालकर, जो मतलब होता ही नहीं, यानी खींच तान कर भी वो मतलब नहीं निकाला जा सकता है, वो मतलब गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया। क्योंकि इस कानून की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अनुसार अनुसूची में जो बातें कही गई है वही केवल कानून के प्रावधान के अंदर आती है। बाहर की एक भी बात आती नहीं, ये स्पष्ट था। इसलिए बाहर की कोई भी बात के लिए कानून लग ही नहीं सकता। ये स्पष्ट होने के बावजूद उस कानून की बहुत बदनामी होती गई। जिन लोगों को ये कानून नहीं आना चाहिए ऐसा लगता था, ऐसे बाबा लोग, मांत्रिक लोग, तांत्रिक लोग, उनके चेले चपाटे, उनके गुंडे, शायद कुछ प्रामाणिक भक्त और ये कुछ अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहने वाले संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए। शुरुआत में तो कुछ मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जैन संगठन भी खिलाफ खड़े हो गए थे, फिर बाद में जैन संगठन हट गए, मुस्लिम संगठन हट गए, हिंदू संगठन जो है, खास कर मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, सनातन संस्था, जिन्होंने आगे चलकर 4-4 मर्डर्स किए, ये इसके खिलाफ खड़ी रही और उसको बाकी लोगों का साथ मिलते गया और फिर बिल अटक गया। यह बिल अटकने के बावजूद सम्मत होने की बहुत बड़ी गुंजाइश थी, क्योंकि वैसे 2006 में नागपुर के विंटर सेशन में, जिसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है, उसमें विधान परिषद में यह बिल रखा जाने वाला था। ऐसा अभिवचन विलासराव जी देशमुख ने मुझे और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री को दिया था। मैं तो अपना पूरा काम बंद कर करीबन जून 2005 से लेकर इसके पीछे लग गया था। 1.5 साल हो रहा था, मैंने पूरा का पूरा अपना व्यवसाय बंद कर रखा था। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे बहुत पहले हॉल बुक करने पड़ते थे, 10-12 दिन का लगातार सेशन रहता था और पहले 2-4 हॉल्स के कैंसिलेशन करने पड़े और उसका बहुत बड़ा बोझ हम पर पड़ा। ये मंत्रालय का काम कभी भी आता है, कभी भी जाना पड़ता है, फिर बीच में हॉल्स रद्द करने पड़ते हैं और उसके जो हमने पैसे ऑलरेडी जमा किए रहते वापस नहीं मिलते हैं। इसलिए आगे के सभी सेशंस रद्द कर दिए। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती, यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तब तक अपन फिर से व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे, ऐसा तय किया। तो इसलिए मैं तो पूरी तरह से बिड़ गया था। मैं घूम रहा था शीतकालीन अधिवेशन में। शुरुआत में पहले 2-4 दिन ये बात नहीं आने वाली, मुझे पता था। 2 हफ्ते कम से कम अधिवेशन चलता है, तो पहले हफ्ते के आखिरी छोर में या फिर दूसरे हफ्ते के शुरुआत में ये बिल आएगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने पहले 2 दिन में ये बिल नहीं रखा गया। वैसे भी पहले 2 दिन तो बहुत गड़बड़ में गए, क्योंकि खैरलांजी में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। उसके कारण पूरे महाराष्ट्र शासन पर दबाव आया था। पूरा का पूरा अधिवेशन ये खैरलांजी हत्याकांड के प्रकरण के कारण बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। तो बिल तो शुरुआत में रखना संभव ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने धमकी दी थी कि पहले 2 दिन में अगर बिल नहीं रखा गया और ये बिल सम्मत नहीं हुआ तो वो उपोषण करेंगे। और उन्होंने लातूर में उपोषण शुरू किया। मुझे लगता है बुधवार को शायद उन्होंने लातूर में उपोषण शुरू किया। लातूर ये विलासराव जी देशमुख इनका शहर है, वहां से वो चुन के आए। अब जो भी एमएलएज होते हैं, वो एमएलए है इसलिए चीफ मिनिस्टर है। अपना जो खुद का जहां से वो चुन के आते हैं, ये मतदार संघ जो होता है उसके बारे में बहुत टची होते हैं। तो जैसे मैं उस दिन घूमने लग गया, मैं अलग अलग एमएलए से मिल रहा था, तो विलासराव जी देशमुख के बहुत नजदीक के मित्र और मेरे भी पुराने मित्र एकदम से मुझसे चिढ़ गए, क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं भाई, हमेशा का काम कर रहा हूं, लोगों को पटा रहा हूं, और क्या कर सकता हूं। हमारे खिलाफ उपोषण के लिए बैठते हो और यहां कहते हो कि कानून को सम्मत करो। मैंने कहा मैं कहाँ बैठा हूँ उपोषण के खिलाफ? आपको तो मालूम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बैठे हैं, उनका संगठन अलग है। लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है। बोले ये लोग कैसे पहचाने?
लोगों को तो लगता है ना अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति विलास को बैठी, मिला वो उपोषण के खिलाफ, उपोषण के लिए बैठे हैं लातूर में, लेकिन विलासराव देशमुख के खिलाफ क्यों? सरकार के खिलाफ। हाँ बोले मुंबई में बैठते तो समझते हैं, नागपुर में आकर अधिवेशन के आगे बैठते तो समझते हैं, आपको समय नहीं है, दूर आना नहीं चाहते आप, आपको पैदल चलना या दूर जाना बहुत तकलीफ देता है, तो पुणे में ही शनिवारवाड़ा के आगे बैठते तो भी समझते। लेकिन लातूर में आकर आप उपोषण को बैठे, इसके पीछे का कारण क्या है? कि विलासराव देशमुख ये कानून नहीं कर रहे हैं। और आप तो जानते हो कि विलासराव देशमुख ने क्या किया है। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूं। विधानसभा में 288 एमएलए जहां पर है, चुनकर आए हुए एमएलए जहां पर है, वहां पर यह बिल सम्मत करवा लिया। ये सब विलासराव जी देशमुख का कौशल था। और मुख्यमंत्री के, कोई भी किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की इच्छा बगैर तो कोई बिल सम्मत हो ही नहीं सकता है। और यहां तो उन्होंने अतिरिक्त मेहनत लेकर यह बिल सम्मत करवाया था। ये मैं जानता था, जाहिर था। तो आप तो जानते हो, लेकिन ये लोगों को कैसा पता चलेगा? तो ये बिल को भूल जाओ। अब जो व्यक्ति ये बोले, उनका नाम मैं अभी यहां नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो विलासराव देशमुख के बहुत नजदीक के मित्र थे, रोज साथ में बैठने वालों में से थे। मेरी समझ में आ गया कि विलासराव देशमुख ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अलग ढंग से लिया है, ये पर्सनल लिया है। अब ये बिल होना मुश्किल है। और फिर ये बिल संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ भेज दिया गया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल असेंबली में, जहां 288 एमएलए होते हैं, वहां पर सम्मत हुआ और फिर वो बिल जीरो हुआ। संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ जाने का मतलब जीरो। क्योंकि विधान परिषद में अगर कोई बिल है तो विधान परिषद यानी अपर हाउस, ये कंटिन्यूएशन में होता है। तो ये कंटिन्यूएशन में होने के कारण वहां कोई चीज अगर सम्मत होती है तो वो परमानेंट होती है। लेकिन एक बार असेंबली में सम्मत हो गई और फिर वो अगर फिर से संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ जाएगी तो दोबारा वो फिर असेंबली में आएगी। और ये असेंबली जब खत्म हो जाएगी, नई असेंबली आएगी, तो दोबारा नई असेंबली को फिर से पटाना पड़ेगा। सब नया एमएलए हो गए। अभी पुराने कुछ चुन के आएंगे, लेकिन सभी नहीं आएंगे। और ये बिल जीरो पर गया। महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के असेंबली के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई बिल सम्मत होने के बाद में जीरो पर गया। इसके पीछे का पॉलिटिक्स ये रहा। फिर मित्रों बीच में हमारी कोशिश चलते रही, दाभोलकर जी अपने ओर से कोशिश करते रहे, पेपर्स में हमेशा न्यूज़ छपते रही, बिल आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद मेरे ही बहुत गांव वाले, मैं यवतमाल से भी हूँ, शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्याय मंत्री बने। अब उनकी मेरी अच्छी पहचान थी, लेकिन हमारा रिश्ता बड़ा विचित्र था। मैंने 1982 में अंधश्रद्धा के खिलाफ काम शुरू किया और डे वन से मैं सत्य साई बाबा पर अटैक कर रहा हूं। सत्य साई बाबा के चमत्कार लोगों को कर कर बताकर वे कैसे लोगों को ठगते हैं ये बता रहा हूं। और शिवाजीराव मोघे सत्य साई बाबा के भक्त हैं, जाहिर भक्त है, चुपके से नहीं है। यानी जब वो सामाजिक न्याय मंत्री बने तो विलासराव देशमुख भी सत्य साई बाबा के भक्त रहे। अशोक चव्हाण भी और शंकरराव जी चौहान भी सत्य साई बाबा के भक्त रहे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मंत्रालय में सत्य साई बाबा का फोटो नहीं लगाया। लेकिन शिवाजीराव जी मोघे जब सामाजिक न्याय मंत्री बने तो उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग का जो मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय के उनके दालन में सत्य साई बाबा का फोटो लगाया था। यानी वो कितने भक्त हो गए आप समझ लीजिए। इसके बावजूद मैं कोशिश करते रहा, क्योंकि मैं उनको जानता था कि व्यक्ति कर बहुत अच्छे हैं, लॉ ग्रेजुएट है, समझने की काफ़ी क्षमता रखते हैं, लोगों के प्रति प्रेम भी है, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। तो उनके पीछे मैं लगता रहा, बार बार मिलता रहा, उनसे बातचीत करता रहा।
2011 में फिर से असेंबली में यह बिल रखा गया। असेंबली में ऑलरेडी सम्मत हुआ था 2005 में, अभी फिर से असेंबली में 2011 में यह बिल रखा गया। कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे, और जो चेंजेस किए गए थे वो ऑब्जेक्शनेबल थे। उनमें कुछ चीजें, क्योंकि ऑलरेडी उद्धव जी ठाकरे जी को कुछ अभिवचन दिया था, उसके अनुसार कुछ चेंजेस हुए थे। कुछ भाजपा को अभिवचन दिया था, उसके अनुसार ये चेंजेस हुए थे, और शायद तब इनके ध्यान में नहीं आया, तो उन चेंजेस के साथ में ये बिल डाला गया। फिर मैंने मंत्रालय में मीटिंग ली शिवाजीराव मोघे जी के साथ में। धीरे धीरे उनसे मेरी दोस्ती बढ़ते गई। वो मीटिंग में मैंने सब समझाया कि उद्धव जी ठाकरे जी को क्या अभिवचन उनको दिया था सरकार की ओर से, मैंने भाजपा को क्या अभिवचन दिया था, बाकी एमएलए जो राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, वारकरी संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या अभिवचन दिया था। और उनमें से कुछ बातें इसमें आ गई है जो नहीं चलेगी। अगर ये चर्चा में बिल आएगा तो फिर हो हल्ला मचेगा, तो ये बातें हमको निकालनी चाहिए। मैं शायद समझाने में सफल हुआ। हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने निर्णय लिया, अभी जो बिल ऑलरेडी रखा जाता है असेंबली में या फिर अपर हाउस में, उसमें चेंजेस करना सरकार के लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि वो हाउस की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बावजूद उन्होंने वो चेंजेस सम्मत कर लिए। फिर ये चेंजेस कैबिनेट की ओर से सम्मत करवा लेने होते, वो भी काम करवा लिया। फिर 2011 में तब तक बिल सम्मत नहीं हो रहा था। अभी 2011 के 11 में रखा गया ये बिल, आगे कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। 2013 में जून में जो होता है, मई जून जुलाई में एक अधिवेशन होता है जिसको हम बरसात का अधिवेशन कहते हैं। उस अधिवेशन में हमने आखिरी की ताकत लगाने का तय किया, क्योंकि उसके बाद में 1 दिसंबर का अधिवेशन था। वसंतराव जी पुर के अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे, यवतमाल में वो मुझे मिले और मुझसे कहने लगे, क्या हो गया मानव साहब, आपने वो बिल के पीछे लगना छोड़ दिया। तो क्या करे, कितना पीछे लगे, मैं अपना काम धाम छोड़ के अपना व्यवसाय बंद कर आ रहा हूँ। अरे बोले अपन ताकत लगाएंगे। मतलब आप विधानसभा के उपाध्यक्ष हो, आप मंत्री नहीं हो, पहले वो शिक्षा मंत्री थे, तो आपके प्रोटोकॉल के अनुसार तो आप आ नहीं सकते मेरे साथ। नहीं बोले आऊंगा मैं आपके साथ, मैं सब प्रोटोकॉल तोड़ दूंगा। अब उन्होंने कहा, इसलिए उस अधिवेशन में मैं गया और हम सब लोगों से मिलते गए। वो भी भूल गए कि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनके पास बाकी मंत्रियों ने आना चाहिए, उन्होंने किसी मंत्री के पास जाना नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल तोड़कर मेरे साथ में हम सबसे मिलते गए, मुख्यमंत्री से लेकर बाकी जिन जिन लोगों का साथ आवश्यक है उन सब से मिलते गए। और फिर भी वो बिल के बारे में आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं मान के चला कि अभी जुलाई है, अभी ये अधिवेशन खत्म हो रहा है, बाद में केवल दिसंबर का एक अधिवेशन है, उसके बाद में चुनाव है 2014 के। तो इसलिए अभी कोई गुंजाइश नहीं है ये कानून होने की, जब नई सरकार चुन के आएंगी तब देखेंगे। ऐसा मानकर मैंने अपने काम को, यानी जो मेरा व्यवसाय था, उस व्यवसाय को शुरुआत की। पूरे साल के प्रोग्राम मैंने फाइनल किए थे और मैं जुट गया। यवतमाल में जब मैं वर्कशॉप मेरा ले रहा था, मेरे जो वर्कशॉप होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप होते हैं, वो मेरे आर्थिक कमाई का साधन है। अंधविश्वास के काम से तो हमारी किसी की कोई कमाई नहीं होती है, ना ही हम कोई मानधन लेते हैं, सब फोकट में काम करते हैं, अपने अपने जेब में से पैसा डालकर गए। 27-28 सालों तक हम काम करते, 37-38 सालों से काम करते आए हैं, सभी कार्यकर्ता, यानी कोई अपवाद नहीं, मैं केवल अकेला नहीं। तो ये मेरा व्यक्तिगत व्यवसाय है। और मेरा आखिरी का दिन था मेरे वर्कशॉप का 20 अगस्त 2013। उस दिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की पुणे में हत्या हुई। अब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, ये केवल वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे और कानून के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या हुई, इसके बारे में किसी के मन में डाउट नहीं था। मेरे और उनके मतभेद होने के बावजूद मेरे भी मन में कोई डाउट नहीं था, सरकार के भी मन में डाउट नहीं था। तो जो लोग ये कानून लाना ही चाहते थे, इसके बारे में कटिबद्ध थे, इसके बारे में अड़िग थे, उसमें शिवाजीराव मोघे जैसे व्यक्ति थे जो सामाजिक न्याय मंत्री थे। उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 7 साल की बच्ची का
नर्बली दिया गया था, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। इसलिए ये कानून बनना ही चाहिए, जितना मुझे लगता था उतना उन्हें भी लगता था। तो मुख्यमंत्री जी भी, पृथ्वीराज जी चौहान, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, विज्ञानवादी विचारों के हैं। अजित जी पवार, ये भी ये बिल लाना चाहते थे, वो भी प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई दूसरे दिन, यानी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या होने के बाद में, उस दिन ये कुछ लोगों ने ये बात कैबिनेट में रखी कि अभी तो भी हमने ये कानून करना चाहिए। और जो लोग हमेशा कैबिनेट में अपोज करते थे या किसी बात के कारण उसको आगे ढकेलना चाहते थे, उस दिन वो चुप बैठे। उनको लगा क्या फर्क पड़ने वाला है, ऑर्डिनेंस निकलेगा और वो रद्द हो जाएगा 6 महीने में। ऐसा उनको तब लगा, शायद ये बाद में ध्यान में आया कि ऐसा उनको लगा था। और इसलिए बाकी किसी ने अपोज न करने के कारण में ये निर्णय हो गया। जैसे ही ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है, ये निर्णय बाहर आया, तो मेरे ध्यान में आया कि अभी सही माने में अपने को ताकत लगानी पड़ेगी। मैं तुरंत मुंबई गया, मेरे वर्कशॉप पूरी तरह से मैंने बंद कर दिए। मैं जानता था, क्योंकि पहली बार भी ऑर्डिनेंस निकालने का प्रयास हो चुका था और तब भी वो प्रयास फेल हो चुका था। अभी इस वातावरण में ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है, लेकिन ये अभी केवल एक अधिवेशन है, जो विंटर अधिवेशन है, दिसंबर में है, केवल 4 महीने का समय है। इस 4 माह में अगर दोनों सभागृहों में ये सम्मत नहीं हुआ तो फिर ये ऑर्डिनेंस 0 पर जाएगा। पहली बार असेंबली में सम्मत हुआ था, 0 पर गया था, फिर ये कानून 0 पर जाएगा। मैं वहां जाने के बाद में जो कुछ हमने किया, उस कारण ऑर्डिनेंस बदलाव के साथ में निकला। जो बदलाव ऑलरेडी हमने मीटिंग में तय किए थे, फाइनल किए थे, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने मेरे सजेशंस के अनुसार कैबिनेट ने सम्मत किए, वो बदलाव के साथ में 26 अगस्त 2013 को ये नया ऑर्डिनेंस लागू हुआ। ये जो ऑर्डिनेंस लागू हुआ, अब ये दोनों सभागृहों में सम्मत होना चाहिए। फिर आगे के 3-4 महीने लड़ाई चलते रही। मैं और सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, इन्होंने कई संयुक्त कार्यक्रम लिए। लोगों के मन में जो एकदम गलत फहमियां थी, वो दूर करने के लिए उसकी काफ़ी मदद हुई। उस कारण शिवाजीराव मोघे जी का भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ा। लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है, बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, सुनते हैं, कानून के बारे में आकर तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा कानून आप बना रहे हो, बन गया है बहुत अच्छा कानून, ये अब दोनों सभागृह में सम्मत होना चाहिए। इसलिए उनका भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ा, इच्छा भी बढ़ी, और धीरे धीरे हमने पूरा वातावरण बदलना शुरू किया। अब सदानंद जी मोरे जो जैसे व्यक्ति, जो ऑलरेडी वारकरी संप्रदाय में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उनको पहले कन्विंस किया गया। उनके जरिए वारकरी संप्रदाय में ये बातें फैलाई गई कि भाई ये वारकरी संप्रदाय का ही कानून है, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम जी के विचारों का ये कानून है। अब केवल वारकरी संप्रदाय में झूठी बातें जाती थी, अब सच बातें भी जानी शुरू हो गई। शिवाजीराव मोघे एक भक्त आदमी थे, बहुत धार्मिक श्रद्धालु व्यक्ति थे, इसलिए भी बहुत बड़ी अच्छी मदद मिली। क्योंकि कानून के खिलाफ जो अपने आप को धार्मिक लोग समझते थे, वो शिवाजीराव मोघे जी से बहुत आराम से मिल सकते थे। उनको अपनापन लगता था कि अपना ही आदमी है, ऐसा उनको लगता था। और जब वो समझाते थे और बोलते थे कि मानव जी से थोड़ी बात कीजिए, वो पहले तैयार नहीं होते थे, फिर धीरे से तैयार होते थे। फिर मैं वो कानून की बारीकियां उनको समझाता था और ये वातावरण बदलते गया। इसके बावजूद बार बार ये कानून के खिलाफ हर एमएलए की तरफ वहां थे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भिड़ जाने के कारण कई एमएलए अजीत पवार जी की तरफ आए, ये कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाला आपने, मरने दो उस कानून को, 6 महीने में मर जाएगा, ये दोनों सभागृहों में आपने सम्मत नहीं करना है। मुझे मेरे सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि आपको अजीत पवार जी से मिलना चाहिए। उन्होंने तो किया पहले, लेकिन अभी वो थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं।
अजीत पवार जी से समय मांगा, वे समय के बारे में बहुत ही पाबंद है। उनके सेक्रेटरी ने मुझे 10 मिनट दिया, मैंने बोला 10 मिनट नहीं, मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। बोले अजीत पवार जी का आधा घंटा मिलना तो असंभव है, क्योंकि वो इतना समय किसी को देना नहीं चाहते, कभी देंगे नहीं। लेकिन मैं आपको सुबह 7:30 का समय देता हूं, उस समय आइए। उस समय पार्टी के लोग मिलने के लिए आते हैं, इसलिए समय आगे पीछे हो सकता है। अगर अजीत पवार जी को ऐसा लगा कि ये बात के लिए समय निकालना चाहिए तो वो समय एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो कभी अपने अपॉइंटमेंट्स डिस्टर्ब नहीं करते। अब मेरे पास बहुत समय कम था, कम समय में मेरे को बात रखनी थी, तो मैं सीधा जाने के बाद में यही वो किताब है जो जादू टोना विरोधी कायदा समझ गैर समझ कर हमने निकाली थी, वो किताब उनके सामने रखी और अमुक अमुक पेज निकाली, ऐसे मैंने शुरुआत की। अब अजीत पवार जी मेरी तरफ विचित्र नज़र से देखने लगे कि ये क्या लड़का मेरे को बोल रहा है। फिर भी उन्होंने सुना और पहले 5-7 मिनट में उनमें ध्यान में आ गया कि मुझे ये सब सुनना चाहिए। फिर हमारी वो मीटिंग पूरा 1 घंटा चलते रही। उन्होंने सब बाकी सब ड्रॉप कर दिया, सबको फ़ोन कर बोल दिया कि कोई अंदर नहीं आने का, वगैरह वगैरह वगैरह। 1 घंटा पूरा होने के बाद में उन्होंने काफ़ी सवाल मुझे पूछे थे, बार बार सवाल किए थे, क्योंकि जो लोग उनके पास में अलग अलग ढंग के शिकायतें लेकर आते थे, वो शिकायतें सुनने के बाद में उनके मन में कुछ सवाल खड़े हुए थे, वो सब सवाल वो पूछ रहे हैं। और 1 घंटे के बाद में मुझे वो बोले कि आपने जैसा जबरदस्ती मेरा समय लेकर पूरा 1 घंटा ये सब बातें मुझे सुनाई, उसी ढंग से मुख्यमंत्री जी का समय लीजिए। वे अगर आपको समय देने के लिए तैयार नहीं होगे तो मैं खुद उनको फोन करता हूं और कहता हूं कि 1 घंटा आपको मानव साहब को देना है और उनके साथ में बात करनी है। अब लोग तो बोलते थे, पत्रकार बोलते थे कि दोनों का बिल्कुल एक दूसरे के साथ में जमता नहीं, और मुझे खुद हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत जी पवार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करता हूँ और 1 घंटा निकालने के लिए कहता हूँ। अब उनकी बातचीत शायद हुई थी, क्योंकि जब मैंने समय मांगा तो मुझे पृथ्वीराज जी चौहान ने रात के 1 बजे का समय दिया और 1 से 2 बजे तक मैं उनको ये बातें पूरी बता पाया। और उसके बाद में सभी से बहुत अच्छी बातें होते रही, वातावरण बदलते गया। फिर उद्धव जी ठाकरे जी से मैं पहले ही मिल चुका था। उद्धव जी ठाकरे जी से 2.5 घंटा चर्चा चली, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जिस दिन मैं उद्धव जी ठाकरे जी से मिलने गया, उस दिन जैसे ही वो मेरे सामने आए तो पहले से सुभाष जी देसाई और दिवाकर जी रावते सामने बैठे ही थे। उन्होंने मेरे सामने 2 पेपर्स डाले, एक सामना जो शिवसेना का मुखपत्र था और दूसरा वार्ताहर नाम का एक दैनिक था। शिवसेना के मुखपत्र पर मेरे बारे में अग्रलेख था, हिंदू द्वेषाचा एटम बॉम्ब श्याम मानव, हिंदू द्वेष का एटम बॉम्ब श्याम मानव। और दूसरा वार्ताहर में अग्रलेख था, अग्रलेख यानी खुद संपादक लिखते हैं, आपको मालूम है, एडिटोरियल जिसको कहते हैं। ये एडिटोरियल का हेडिंग था डॉक्टर दाभोलकर का खूनी श्याम मानव। मेरे सामने उद्धव जी ठाकरे जी ने ये दोनों पेपर्स डालकर बोले, देखो आपके बारे में क्या एडिटोरियल छप के आए हैं और आपके साथ मुझे चर्चा करनी है। अब मेरा स्वभाव है, मैं अपनी इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखता हूँ और बिल्कुल नई शुरुआत करने जैसी शुरुआत करता हूँ। हमारी 2.5 घंटे तक चर्चा चलते रही, इतना छोटा कानून लेकिन उसमें 2.5 घंटे चर्चा चली, एक एक बात बारीकी से उन्होंने समझ ली। उनके तरफ बार बार जो डेपुटेशन आते थे इस कानून के खिलाफ, ये कानून को आपने सम्मत नहीं करना है, इसके खिलाफ आपने खड़ा होना है, इसलिए आग्रह करने के लिए जो डेपुटेशन आते थे, उन्होंने जो सवाल उनके मन में तैयार किए थे वो सभी सवाल उन्होंने पूछे। 2.5 घंटे के बाद में वो इतने आश्वस्त हुए कि बोले बहुत अच्छा कानून बना है। ये तो बिल्कुल मेरे आजोबा यानी उनके ग्रैंडफादर प्रबोधनकार जी ठाकरे के विचारों का कानून हुआ है। यह कानून महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। यह बहुत अच्छा और क्रांतिकारक कानून है, इसमें धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि मैं केवल इस कानून को समर्थन नहीं दे रहा हूं, जिन जिन लोगों का इस कानून के बारे में अलग विचार है या फिर गलतफहमी है वो दूर करने का भी मैं प्रयास करूंगा।
अगर समझो मैं ठीक ढंग से दूर नहीं कर पाया गलतफहमी, तो मैं आपको बुला लूंगा, तब आपको आना होगा। मैंने कहा मैं तुरंत आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तब से फिर वातावरण बदलना शुरू हुआ, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे जी ने केवल मुझसे नहीं कहा, तो तुरंत जब उनकी प्रेस से बात हुई तो प्रेस में भी उन्होंने जाहिर किया कि श्याम मानव मुझसे मिले थे, मैंने सब कानून समझ लिया है, बहुत अच्छा कानून बना है, शिवसेना तो उसको पूरी तरह से उसके पीछे खड़ी हो रही है और मैं लोगों की गलतफहमियां भी दूर कर रहा हूं। तो ये सर्वदूर बात चली गई, सबको पता चल गई। तब देवेंद्र जी फडणवीस, जो महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर है, तब भाजपा के अध्यक्ष थे, उनसे मैं मिला। अब वो तो खुद एक वकील है, एडवोकेट है, कानून की बारीकियां जानते हैं। पहले भी इस कानून के लिए उनसे मैं बार बार मिल रहा हूं, मिलते आया हूं। उनके साथ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अब वहां मुझे 2.5 घंटा लगा उद्धव जी के यहाँ बहुत कम समय में बातचीत हो चुकी, 1 घंटे में ही बातचीत पूरी हो गई। और आखिरी का एक वाक्य मैंने उनसे बोला। मैंने कहा कि आपकी जो प्रतिमा है, यानी देवेंद्र फडणवीस जी की जो प्रतिमा पूरे महाराष्ट्र में है, जब कोई भी लोग सुनते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस कानून के खिलाफ है, तो लोगों को ये स्वीकारना बहुत कठिन जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा एक कल्चर्ड आदमी, एक सुसंस्कृत आदमी इस कानून के खिलाफ कैसे हो सकता है। तब वो एकदम से दिल खोलकर हंसने लग गए। मेरे ध्यान में आ गया कि बात उनको जज गई है, और फिर उन्होंने जाहिर स्टेटमेंट देना शुरू किया कि कानून बहुत अच्छा बना है, इस कानून के पीछे हम खड़े हो जाएंगे। और फिर दिसंबर में दोनों अधिवेशन में, असेंबली में भी और विधान परिषद में भी ये कानून सम्मत हुआ। ये कानून सम्मत होने के दरमियान बहुत कुछ उथल पुथल मचते रहे। यानी जिन लोगों को ऐसा लगता था कि यह कानून नहीं पारित होना चाहिए, उनके दबाव चल, उनमें कुछ राष्ट्रवादी के मंत्री थे, कुछ कांग्रेस के मंत्री थे, जिन्होंने ऑलरेडी अभिवचन दिया था कुछ लोगों को कि हम किसी भी स्थिति में यह कानून नहीं बनने देंगे। विधानसभा में सम्मत होने के कुछ दिन बाद विधान परिषद में सम्मत हुआ। अब सामाजिक न्याय मंत्री, मैं वहीं बैठा था, पूरे दिन अधिवेशन में बैठा था। सामाजिक न्याय मंत्री धीरे से मुझे कहते हैं, रोज की बातें कहते हैं कि आज ये अमुक अमुक मंत्री आए थे, गाड़ी में बैठे मेरे, और कहने लग गए अरे हो गया ना अभी विधानसभा में सम्मत, सबको पता चल गया ना, अब विधान परिषद में सम्मत मत करो, ना ही सरकार आएगी तब देखेंगे। लेकिन यहां इतना दबाव होने के बावजूद शिवाजीराव मोघे, जो सत्य साई बाबा के भक्त कर कर फेमस है, वो अड़े रहे, किसी भी हालत में कानून बनना चाहिए इसके लिए आग्रही रहे। उनके पीछे पृथ्वीराज जी चौहान पूरी ताकत से खड़े रहे, अजीत जी पवार पूरी ताकत से खड़े रहे। और इतने सब उस वातावरण में, विपरीत वातावरण में, एक तरफ अनुकूलता ऊपर से दिख रही है लेकिन अंदर करंट में बहुत विरोध चल रहा है, उस वातावरण में यह कानून दोनों सभागृहों में सम्मत हुआ और ये एक परमानेंट कानून बन गया। इसको जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं। मित्रों, ये इतिहास बहुत ही रंजक है, बहुत मेहनत, कई लोगों की मेहनत इसमें लगी है। सबके नाम लेना मुझे संभव नहीं था। यानी ये कानून सम्मत हो इसलिए कई एमएलएज ने, कई सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ताओं ने, दाभोलकर जी और उनके संगठन ने, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जैसे व्यक्ति ने, सभी ने बहुत मेहनत की है। सदानंद जी मोरे जी का मैंने नाम लिया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने वारकरी संप्रदाय का ये मत बदलने के लिए बहुत प्रयास किए, उनको सही कानून क्या है उन तक पहुंचाया। इतने सब लोगों के मेहनत के कारण ये कानून महाराष्ट्र में बना है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इतना व्यापक, मानवीय जीवन के हर हिस्से को स्पर्श करने वाला, इतना ताकतवर कानून दुनिया में कहीं भी नहीं है। केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। इतना क्रांतिकारक, इतना अच्छा कानून क्या है
कैसा है, उसके प्रावधान क्या है, ये बहुत विस्तार से हम कल सुनेंगे। मैंने तो पहले ही आपको कह दूं इतना कि इस कानून में कहीं भी पूजा करना, प्रसाद खाना, ये कानूनन अपराध नहीं है। ये कानूनन अपराध बनाया भी नहीं जा सकता है। ना ही कई जैन साधुओं ने अगर भिक्षा मांगी तो उनको जेल में ठूसने का इसमें प्रावधान है। ऐसा कानून बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना और उपासना करने की स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 to 28 आर्टिकल्स में दी गई है और उसके खिलाफ कानून करने का अधिकार किसी को नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।